गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि एक ऐसा प्रदेश जिसने भारत के इतिहास को कई तरह से आकार दिया है। यह भूमि जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और व्यापारिक कौशल के लिए जानी जाती है। यह सांप्रदायिक सद्भाव और दुर्भाग्यवश तनाव दोनों का गवाह रहा है। गुजरात की मिट्टी ने जहां प्रेम और भाईचारे के फूल खिलाए, वहीं इसने सामाजिक विभाजन और कटुता के दौर भी देखे हैं। 2002 की घटनाओं को समझने के लिए, जो गुजरात के इतिहास में एक काला अध्याय है, हमें राज्य के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गहराई से देखना होगा। उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया। दशकों से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच रिश्ते नाजुक थे, जिनमें सौहार्द और मतभेद दोनों शामिल थे। और अयोध्या विवाद, विशेष रूप से बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना ने इन दरारों को और गहरा कर दिया था, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास की भावना बढ़ गई। उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार थी, जो हिंदुत्व विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। और नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिनके नेतृत्व में गुजरात ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। हिंदुत्व की विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था, जो भारतीय संस्कृति और पहचान को हिंदू मूल्यों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास कर रही थी। और विश्व हिंदू परिषद, VHP, बजरंग दल जैसे संगठन सक्रिय थे, जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कारसेवकों की अयोध्या से वापसी ने, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, पूरे राज्य के माहौल को और संवेदनशील बना दिया था, जिससे तनाव और आशंका का माहौल बन गया। अफवाहें, भड़काऊ भाषण और आपसी अविश्वास जैसी नकारात्मक चीजें समाज में गहरी पैठ बना रहे थे, जिससे समुदायों के बीच ध्रुवीकरण बढ़ रहा था। सामाजिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने भी समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ाया, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई इलाकों में समुदायों के बीच अलगाव बढ़ रहा था, जिससे एक दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति कम हो रही थी, जिससे गलतफहमियां और पूर्वाग्रह पनप रहे थे, जो समुदायों के बीच खाई को और चौड़ा कर रहे थे। 2002 के दंगे अचानक नहीं हुए। वे एक पूर्व नियोजित घटना नहीं थे। वे समाज में पहले से मौजूद दरारों का एक दुखद विस्फोट थे, जो लंबे समय से सुलग रहे थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, धार्मिक कट्टरता और समुदायों के बीच गहरे अविश्वास ने इन दरारों को और चौड़ा कर दिया था, जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर हो गया। फरवरी के अंत में जो गोधरा में हुआ, जिसने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जला दिया, उस घटना ने हजारों निर्दोष जिंदगियों को तबाह कर दिया और अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया। और इसने भारतीय समाज के सामने एकता और सहिष्णुता की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिससे देश की आत्मा हिल गई। यह एक चेतावनी थी कि नफरत की राजनीति और विभाजनकारी विचारधाराएं एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज को भी हिंसा की आग में झोंक सकती है, जिससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। गुजरात की पहचान पर 2002 ने एक गहरा और स्थायी निशान छोड़ा, जो हमेशा याद दिलाया जाएगा कि हमें शांति, सद्भाव और न्याय के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। 27 फरवरी 2002, एक तारीख जो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। साबरमती एक्सप्रेस, जो अयोध्या से लौट रही थी, गोधरा स्टेशन पर रुकी। एक सामान्य दिन, एक सामान्य ठहराव, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। अचानक S6 कोच में आग लग गई। एक भयानक और अप्रत्याशित घटना। धुएं के गुब्बार और चीखों ने स्टेशन को दहला दिया, जिसमें 59 लोग असहाय और बेबस उस आग में फंस गए। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जिंदा जल गए। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये सभी अयोध्या से लौट रहे कारसेवक थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग, जो एक धार्मिक यात्रा से वापस आ रहे थे। घटना के तुरंत बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसे आतंकवादी हमला बताया, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। और 28 फरवरी को गुजरात बंद का आह्वान किया। एक विरोध प्रदर्शन, एक आक्रोश, जो आगे चलकर और भी भयानक रूप लेने वाला था। मारे गए लोगों के शवों का जुलूस अहमदाबाद में निकाला गया, एक हृदय विदारक दृश्य जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया, जिससे गुस्सा और तनाव और बढ़ गया। मातम और गुस्से का माहौल पूरे शहर में फैल गया। आग कैसे लगी, इस पर बहस जारी रही। क्या यह एक दुर्घटना थी या एक साजिश? सच्चाई क्या थी? बनर्जी आयोग ने इसे दुर्घटना बताया, लेकिन इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए गए, जबकि नानावती मेहता आयोग ने इसे साजिश करार दिया, एक षड्यंत्र जिसके पीछे कुछ लोगों का हाथ था। कई लोग गिरफ्तार हुए, जिन पर इस घटना में शामिल होने का आरोप था।
कुछ दोषी ठहराए गए, कई बरी हो गए। न्याय की प्रक्रिया चली, लेकिन क्या पीड़ितों को इंसाफ मिला? लेकिन असली असर यह था कि गोधरा की घटना ने पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी भड़का दी, एक ऐसी आग जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। यह घटना उन नफरतों को सतह पर ले आई जो समाज में दबे हुए थे। सालों से पनप रही नफरत जो अब खुलकर सामने आ गई थी। एक अकेली घटना जब नफरत और बदले की राजनीति से जुड़ जाती है तो वह विनाशकारी बन जाती है, तो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले सकती है। भाईचारा और सद्भाव तार तार हो जाता है। गुजरात के इतिहास पर यह दाग आज भी गहरा है, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा। गोधरा कांड के बाद 28 फरवरी को गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और अन्य शहरों में भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। अहमदाबाद के नरोदा पाटिया, नरोदा गांव और गुलबर्ग सोसाइटी में सबसे भयानक नरसंहार हुए। वडोदरा में बेस्ट बेकरी कांड हुआ। हिंसा ग्रामीण जिलों तक भी फैल गई, जहां मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। भीड़ के पास मतदाताओं की सूची और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पते थे, जिससे हमलों की संगठित प्रकृति सामने आई। जय श्री राम के नारे लगते रहे। हिंसा का यह दौर कई दिनों तक चला। हजारों लोग विस्थापित हुए और राहत शिविरों में पहुंचे। पुलिस कई जगह मूक दर्शक बनी रही या भीड़ को रोकने में असफल रही। इस हिंसा ने गुजरात के सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया। पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये सवाल खड़ा हुआ कि आधुनिक समाज में इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है। अहमदाबाद के नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी 2002 के दंगों के सबसे भयानक प्रतीक बन गए। 28 फरवरी को नरोदा पाटिया में भीड़ ने मुस्लिम बस्ती पर हमला किया, घरों दुकानों को जलाया और 97 लोगों की हत्या कर दी। गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए। जाफरी ने मदद के लिए कई बार फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। इन घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। पुलिस की निष्क्रियता और असहायता सामने आई। इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने की। कई दोषियों को सजा हुई, जिनमें स्थानीय नेता भी शामिल थे। पीड़ितों को कुछ हद तक न्याय मिला, लेकिन उनके घाव कभी नहीं भर सके। ये घटनाएं नफरत और बर्बरता के प्रतीक हैं, जो उस समय गुजरात में फैली थी। जब शासन और कानून विफल हो जाए तो सबसे कमजोर वर्ग सबसे कड़ी कीमत चुकाता है। 2002 के दंगों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे अतिराष्ट्रवादी संगठनों की भूमिका विवाद का विषय रही है। इन्होंने गोधरा कांड को मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया हमला बताया और गुजरात बंद का आह्वान किया। प्रत्यक्षदर्शियों और रिपोर्टों के अनुसार हिंसा का नेतृत्व अक्सर इन संगठनों से जुड़े लोगों ने किया। भीड़ संगठित थी, हथियारों से लैस थी और जय श्री राम के नारे लगा रही थी। हमलावरों के पास मतदाताओं की सूची थी, जिससे हमलों की पूर्व नियोजित प्रकृति उजागर हुई। इन संगठनों की विचारधारा ने समाज में ध्रुवीकरण को गहरा किया और हम बनाम वे की कहानी घड़ी। दंगों के बाद कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को दोषी ठहराया गया। बाबू बजरंगी जैसे नेताओं को सजा मिली। इन घटनाओं से पता चलता है कि धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं का दुरुपयोग समाज को किस हद तक बांट सकता है। अतिराष्ट्रवादी समूहों की भूमिका हमें चेतावनी देती है कि नफरत की राजनीति कितनी विनाशकारी हो सकती है। 2002 के दंगों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। हजारों घर, दुकानें, मस्जिदें और धार्मिक स्थल जला दिए गए। मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां निशाना बनी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग विस्थापित हुए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। राहत शिविरों में हालात बेहद खराब थे। कई परिवार कभी अपने घर नहीं लौट सके, जिससे गुजरात के कई शहरों का सामाजिक नक्शा बदल गया। हर संख्या के पीछे एक इंसानी कहानी है। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपनी पूरी कमाई। दंगों ने न सिर्फ जानें लीं, बल्कि समुदायों के बीच विश्वास भी तोड़ दिया। सांप्रदायिक हिंसा की असली कीमत पीढ़ियों तक महसूस की जाती है। आंकड़ों के पीछे आम लोगों की कहानियां हैं। हर एक आंकड़ा एक जीवन है, एक परिवार है, एक सपना है जो हिंसा की भेंट चढ़ गया। दर्द, साहस और इंसानियत की मिसालें। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसानियत जिंदा रहती है। नरोदा पाटिया की कौसर बानो, एक गर्भवती महिला जिनकी और उनके अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी गई, एक ऐसी क्रूरता जो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। दंगों की क्रूरता का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी उस भयानक हिंसा का एक दर्दनाक उदाहरण है।
लेकिन अंधेरे में भी इंसानियत की किरणें थीं। उम्मीद की वो किरणें जो बताती हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कई हिंदू परिवारों ने मुस्लिम पड़ोसियों को छिपाया, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की। कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू दोस्तों की रक्षा की। ये दोस्ती और भाईचारे की मिसालें हैं। पुलिस अधिकारी राहुल शर्मा ने भीड़ से सैकड़ों बच्चों को बचाया, एक साहसी कदम जो उन्होंने बिना किसी डर के उठाया। भले ही उन्हें बाद में निशाना बनाया गया, उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल उठाए गए। बिल्किस बानो की कहानी न्याय के लिए संघर्ष की मिसाल है। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने अकेले दम पर लड़ी। उनके परिवार के 14 सदस्य मारे गए, उनके साथ बलात्कार हुआ। एक ऐसा दर्द जो शायद कभी नहीं भर पाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी दृढ़ता से दोषियों को सजा मिली, एक ऐसा फैसला जो पीड़ितों को थोड़ी राहत दे सकता है। और उनकी कहानी हजारों पीड़ितों के लिए उम्मीद बन गई, एक उम्मीद कि न्याय मिलेगा, भले ही देर से मिले। ये कहानियां दिखाती हैं कि हिंसा का शिकार कोई अमूर्त समुदाय नहीं, बल्कि आम लोग होते हैं, जिनके अपने सपने और परिवार होते हैं। सबसे बुरे वक्त में भी अच्छाई और साहस मौजूद रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद जगाते हैं। दंगों के दौरान राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। आरोप लगे कि प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कई जगह पुलिस बल कम था या संसाधन नहीं थे। कई बार पुलिस कंट्रोल रूम से मदद नहीं मिली। कुछ पुलिस अधिकारियों पर दंगाइयों के साथ सहानुभूति रखने के आरोप लगे, हालांकि राहुल शर्मा जैसे साहसी अफसर भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, जिसने नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की भूमिका की जांच की। एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन कई स्थानीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। निष्पक्ष और प्रभावी प्रशासन सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। 2002 के गुजरात दंगे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। सबसे बड़ा सबक है, राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। कानून के राज का महत्व भी सामने आया। जब प्रशासन निष्पक्ष नहीं होता तो नतीजे विनाशकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी के हस्तक्षेप से कुछ हद तक जवाबदेही तय हुई, लेकिन समाज में गहरे विभाजन रह गए। हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई, आवासीय अलगाव बढ़ा। इन घावों को भरने के लिए संवाद, समझ और इंसानियत जरूरी है। शांति और सद्भाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे लगातार बनाना और संरक्षित करना जरूरी है। असली देशभक्ति और मानवता यही है, हर नागरिक खुद को सुरक्षित, सम्मानित और बराबर महसूस करे।